हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब शोभी श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर हाजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड का टॉपिक मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। सो कंटेंट्स आर इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस एंड इट्स कॉजेज़, कैसे बॉडी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, क्या कॉज होता है। आफ्टर दैट मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस एंड देयर फंक्शन, कौन कौन से आयंस लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं बॉडी फ्लूइड में और क्या फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जब इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी फ्लूइड में, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो हम रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज़ करते हैं। सो वहाँ पे कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ होते हैं। उसके बाद फिर फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस एंड लास्ट वन इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। सो सबसे पहले हम ये जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं या उनका सोल्यूशन बनाते हैं तो वो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसे आयंस, जब आयंस का फॉर्मेशन होता है तो वो कैपेबल होते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करने में, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है वाटर से उस सोल्यूशन से जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स डाला है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस का फॉर्मेशन करते हैं तो आयंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हो सकता है कैटायन, कैटायन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जैसे कि कैल्शियम आयन। और सेकेंड वन इज़ एनायन, एनायन जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं जैसे कि क्लोराइड आयन। बट बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं और ढेर सारे बॉडी के इम्पॉर्टेंट फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स रेगुलेट्स अवर नर्व्स एंड मसल फंक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होते हैं, साथ ही साथ मसल्स फंक्शन में, जैसे कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में या रिलैक्स करने में भी इनका रोल होता है। और बॉडी हाइड्रेशन, बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन करने में भी इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल होता है। ब्लड पीएच मेंटेन करने में, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में भी इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल होता है। साथ ही साथ रीबिल्डिंग ऑफ डैमेज टिश्यू को रीबिल्ड करने में भी इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल होता है। अब द बॉडी सेल रिक्वायर्स अ परफेक्ट पीएच, अब बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई है। अब सेल्स को वर्क करने के लिए परफेक्ट पीएच चाहिए, परफेक्ट ऑस्मोटिक बैलेंस चाहिए एंड परफेक्ट आयनिक बैलेंस चाहिए। तो ये परफेक्ट पीएच, ऑस्मोटिक बैलेंस एंड आयनिक बैलेंस कौन प्रोवाइड करता है? बॉडी फ्लूइड प्रोवाइड करती है। और बॉडी फ्लूइड में क्या होता है? ढेर सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहेगा, मेनली हमको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है, बट साथ ही साथ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। एसिड, बेस, ब्लड प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ये सभी प्रेजेंट रहते हैं। बट मेनली हमको क्या पढ़ना है? अभी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? बॉडी फ्लूइड में। सो बॉडी फ्लूइड क्या होता है कि बॉडी जो है वो 60 से 70% वाटर कंटेन करता है। सो अपने बॉडी का जो वेट होगा उसका 60 to 70% क्या होगा? वाटर होगा। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मेनली इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है? ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जैसे कि साइटोप्लाज्म। सो ऐसा फ्लूइड जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और 45 to 50% ऑफ बॉडी वेट कवर करता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, मतलब कि हमारी बॉडी का 45 to 50% जो वेट होता है वो किसका होता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड का होता है। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो ऐसा फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है, जैसे कि हमको डायग्राम में दिख रहा है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब सेल के बाहर जो प्रेजेंट है फ्लूइड उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। फर्स्ट वन इज इंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड सेकेंड वन इज प्लाज्मा और वेस्कुलर फ्लूइड। अब इंटेस्टाइनल फ्लूइड क्या होता है? ऐसा फ्लूइड जो कि बिटवीन द सेल पाया जाता है, मतलब सेल के बीच में पाया जाता है, दो सेल के
बीच में पाया जाता है। जैसा कि हमको डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लूइड। और इंटेस्टाइनल फ्लूइड कवर करता है 12 to 15% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट का 12 to 15% क्या होता है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है। उसके बाद फिर प्लाज्मा एंड वैस्कुलर फ्लूइड। प्लाज्मा एंड वैस्कुलर फ्लूइड मतलब कि ये ब्लड वेसल्स में पाया जाता है और ये फ्लूइड विद इन द बॉडी वैस्कुलर सिस्टम में पाया जाता है। ऐसा फ्लूइड जो वैस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है और ये कवर करता है 4 to 5% ऑफ बॉडी वेट। सो बॉडी वेट का 4 to 5% वैस्कुलर सिस्टम में जो फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम प्लाज्मा और वैस्कुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, वो कवर करता है। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं उनमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है और वैस्कुलर फ्लूइड दोनों ही होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अब ये जो तीनों ही फ्लूइड होते हैं जैसे कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड और इंटेस्टाइनल फ्लूइड और वैस्कुलर फ्लूइड, तो ये सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से मेम्ब्रेन्स के थ्रू। सो मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, इन फ्लूइड्स को सेपरेट करती हैं, एक दूसरे से अलग करती हैं। बट इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू वाटर या कई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो है इन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकते हैं। मतलब ये मेम्ब्रेन्स जो होती हैं परमिएबल होती हैं वाटर के लिए और मेनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के लिए। बट ये मेम्ब्रेन्स इम्परमिएबल होती हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब कि बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए सच एस प्रोटीन। ये मेम्ब्रेन्स जो होती है वो इम्परमिएबल होती हैं, वो ये बड़े मॉलिक्यूल्स इनको क्रॉस नहीं कर सकते। और सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं सर्टेन आयन सच एस सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम। मतलब कुछ आयन्स के लिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, कभी कभी ये क्रॉस कर सकते हैं कभी नहीं कर सकते, या कुछ मेम्ब्रेन्स इनको क्रॉस होने देती हैं या कुछ नहीं होने देती हैं। अब अगर टोटल बॉडी वाटर की बात करें तो टोटल बॉडी वाटर में इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है जैसे कि साइटोप्लाज्म, तो ये 63% होता है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ये 37% कवर करता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है जो कि सेल्स के बीच में होता है। उसके बाद फिर प्लाज्मा होता है, जैसे ब्लड प्लाज्मा येलोइश लिक्विड कंपोनेंट होता है जो कि ब्लड सेल्स को होल्ड करता है। उसके बाद फिर लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही आता है। उसके बाद फिर ट्रांस सेलुलर फ्लूइड जैसे कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या पेरिकार्डियल फ्लूइड या साइनोवियल फ्लूइड, ये सब किस में आता है, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। तो ये टोटल फ्लूइड जो है वो कवर करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि टोटल बॉडी वाटर का 37% होता है। अब फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो कंबाइनली देखा जाए तो मेंटेन इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं, इंक्लूडिंग एसिड बेस बैलेंस, जिसमें कि एसिड बेस बैलेंस होता है। उसके बाद फिर ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम इन वेरियस बॉडी फ्लूइड। सो ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस होता है उसको भी मेंटेन करने में ये हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद टू फैसिलिटेट स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शन। सो जो मेटाबॉलिक फंक्शन होता है उसको भी परफॉर्म करने में ये जो आयंस होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं। अब क्या होता है, बॉडी फ्लूइड जो होता है, जो जिन आयंस की रिक्वायरमेंट होती है जिस सेल को या ऑर्गन्स को, वहाँ पे बॉडी फ्लूइड उन आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स को वहाँ पे ट्रांसमिट करता है और ताकि जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो परफॉर्म किया जा सके उस ऑर्गन द्वारा या सेल द्वारा। थर्ड फंक्शन क्या है, टू रेगुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड। सो वाटर की जब कमी होती है तब भी इलेक्ट्रोलाइट्स वर्क करते हैं बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद फिर आवर हार्ट मसल नर्व सेल्स यूज़ इलेक्ट्रोलाइट्स टू मेंटेन वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड टू कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू अदर सेल। सो जो अपना हार्ट होता है, मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके बाद फिर नर्व सेल्स जो ट्रांसमिशन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्पफुल होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके लिए कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर डिफिशियंसी हो जाएगी कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम की तो मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगी। अगर यही इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी होने लगेगा, मतलब
सीवियरली होने लगेगा। अब नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस की एंड इट्स कॉज, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस कैसे हो जाता है, इसका कॉज क्या होता है। सो बॉडी जो होती है वो कैपेबल होती है स्लाइटली वेरिएशन, अगर जो आयंस है या जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है बॉडी फ्लूइड में, जो बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं, उनमें अगर स्लाइटली वेरिएशन हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, तो बॉडी जो है उसको मेंटेन कर लेती है। बट मेनली इलेक्ट्रोलाइटिक लेवल इज़ केप्ट कांस्टेंट बाय आवर किडनी एंड हार्मोन्स। सो जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल होता है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में या बॉडी फ्लूइड में, उसको किडनी और हार्मोन्स जो है वो मेंटेन करते हैं। But whenever there is a change in concentration of iron in any compartment, water will migrate across the cell membrane to re-establish the osmotic equilibrium. So जब भी किसी भी कंपार्टमेंट में आयंस की कमी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, तो वाटर जो है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, ताकि ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस मेंटेन कर सके। If a body is unable to adjust the concentration of fluid electrolytes, then externally electrolytic replacement therapy is used. अगर बॉडी जो है अपने आप जो है आयनिक जो इम्बैलेंस हुआ है उसको नहीं क्योर कर पा रही है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिप्लेसमेंट थेरेपी का हमको एक्सटर्नली यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद फिर बॉडी इलेक्ट्रोलाइटिक लेवल टेंड टू अल्टर व्हेन वाटर लेवल इन द बॉडी चेंजेस। तो जब भी वाटर लेवल बॉडी का चेंज होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, सो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी या ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस वाटर पे भी डिपेंड करता है कि अगर वाटर लेवल कम होगा या ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब अदर कॉज की बात करें तो सेवरल अदर कॉज भी होते हैं, जैसे कि किडनी डिजीज़ हो जाती है तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होने लगता है। वोमिटिंग या प्रोलॉन्ग पीरियड्स, अगर वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है या प्रोलॉन्ग पीरियड्स जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होता है। उसके बाद फिर पुअर डाइट, सीवियर डिहाइड्रेशन, मतलब अगर प्रॉपरली डाइट हम नहीं ले रहे हैं तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी। ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की ज़्यादा कमी हो गई, वाटर की ज़्यादा कमी हो गई बॉडी में, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। डायरिया, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, डायरिया होता है तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। उसके बाद फिर इडीमा में क्या होता है कि इंटेस्टाइनल स्पेस में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में फ्लूइड का एक्यूमुलेटेड हो जाता है, मतलब फ्लूइड जो है वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। जब लो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो इंटेस्टाइनल स्पेस में सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडीमा बोलते हैं। सो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, और साथ ही साथ जब एसिड बेस इम्बैलेंस होता है वहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है। अब सिम्टम्स क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस में, कि क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलता है जब इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स जो है आउट ऑफ बैलेंस हुआ है, मतलब किस इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है या कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हुआ है। और सिम्टम्स ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, उस पर भी सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। अब एन अल्टर्ड लेवल ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम में प्रोड्यूस वन और मोर ऑफ फॉलोइंग सिम्टम्स, मतलब अगर कंबाइनली देखा जाए तो मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की कमी से या उसके ज़्यादा होने से इतने सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब जिसमें कि इरेगुलर हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, वीकनेस आ सकती है, बोन डिसऑर्डर हो सकता है कैल्शियम की अगर कमी हो जाए, ब्लड प्रेशर चेंज हो सकता है, सोडियम की अगर कमी होती है तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी चेंज होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है तो कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, सीज़र हो सकता है। उसके बाद फिर नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो सकता है, नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता है अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी। उसके बाद कन्वर्जन भी हो सकता है एंड मसल स्पाज्म। सो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है तो कन्वर्जन भी हो सकता है और मसल स्पाज्म भी हो सकता है। उसके बाद फिर जो मेजर फिजियोलॉजिकल आयन है और उनका फंक्शंस, सो जो मेजर फिजियोलॉजिकल आयन है तो 8 मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस होते हैं
तो मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस मतलब कि जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। सो मेनली एट एट मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस होते हैं, जिसमें कैटायन और एनायंस दोनों ही हैं। कैटायंस में है सोडियम, उसके बाद फिर कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। और वहीं एनायंस की बात करें तो जो मेजर आयंस हैं वो हैं क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट।